हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट होते क्या हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं वह स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में कुछ दिन थ्योरी पढ़ाऊंगा जिसमें दो टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अकाउंटिंग टर्म्स और दूसरा अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 दिन हमारा अकाउंटिंग टर्म्स चलेगा और 2 दिन चलेगा अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, इसको अच्छे से अगर समझ लोगे तो आगे आप लोग को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वह है अकाउंटिंग टर्म्स। अब देखो, अकाउंटिंग टर्म्स में हमको क्या क्या समझना है यह जरूरी है। तो इसमें अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ छोटे छोटे ऐसे वर्ड आते हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग जानते हो कि स्टार्टिंग में अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, तो अल्फाबेट हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश पढ़ ले जाते हैं। हिंदी के लिए क ख ग याद करना पड़ता है। वैसे अगर अकाउंटिंग सीखना सही से तो समझो ये अकाउंटिंग टर्म से समझ जाए अकाउंटिंग का क ख ग ABCD है। अगर इस कंसेप्ट को जो समझ लेगा आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा, आसानी तरीके से कर ले जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहला जो समझने वाले हैं वह समझने वाले फर्स्ट, वह समझने वाले हैं कैपिटल। क्या समझने वाले हैं? कैपिटल। ध्यान देना, जो सबसे फर्स्ट समझने वाले हैं वह है कैपिटल। अब समझ जाओ कैपिटल, या जब भी आप क्वेश्चन करोगे बार बार आएगा कैपिटल से। तो कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे पूंजी। ठीक है, कैपिटल अभी तक सुने हो ना आप लोग, क्या मतलब होता था जी। लेकिन यहाँ पे किस बिजनेस में, अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ठीक है, मतलब कल हम आपको बिजनेस के बारे में बताए थे। क्या बताया था हमने? बिजनेस के बारे में बताया था, बिजनेस होता क्या है। ठीक है, अब देखो इस बिजनेस को सबसे पहले हमको क्या करना होता है? स्टार्ट करना होता है। बोलिए। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप व्यापार को स्टार्ट नहीं कर पाओगे और व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अब सवाल है कि सर ये कैपिटल आएगा कहां से? ठीक है, तो ध्यान देना, मतलब व्यापार को स्टार्ट करने के लिए क्या बीच में आता है? उसका प्रोप्राइटर जिसे बोलते हैं, उसका ऑनर, उसका मालिक। मतलब इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कौन आएगा? ऑनर, उसका मालिक, उसका प्रोप्राइटर। अब ये प्रोप्राइटर क्या देखेगा कि इस व्यापार को स्टार्ट करना है तो मुझे क्या जरूरी है? तो सबसे पहले देखेगा पूंजी जरूरी है। कितने का? तो वह 2 लाख रुपए का भी हो सकता है, 5 लाख रुपए का भी हो सकता है, 3 लाख रुपए का भी हो सकता है, 1 लाख रुपए का भी हो सकता है, चाहे 1 रुपए का भी हो सकता है। बोलो, जैसा उसका व्यापार है वैसा वो पूंजी लगाएगा। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि व्यापार के स्वामी द्वारा, व्यापार के मालिक द्वारा व्यापार में जो धन, जो वस्तु व्यापार में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वही क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। मतलब अगर कोई कहता है कैपिटल किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बताना, पूंजी, व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है, मीन्स कैपिटल कहलाता है। या यूं कह लो, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन वस्तु व्यापार में लगाते हैं वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, लेकिन वो कैपिटल किसके द्वारा लगाया जाएगा? बिजनेस के मालिक के द्वारा। क्लियर है सबको?
अब सवाल यह कि सर जो कैपिटल लगेगा, ध्यान देना, यह जो कैपिटल लगेगा वह क्या क्या लगा सकते हैं? तो देखो, या तो कैपिटल में कैश लगाएंगे, या तो कोई एसेट्स, मतलब कैपिटल एसेट्स, हमारा कैश भी एसेट्स है। एसेट्स नहीं समझाएगा इस समय तुम लोग को, क्योंकि हमने समझाया नहीं, छोड़ दो। कैश समझाएगा, या तो हम लगा सकते हैं उस व्यापार को चलाने की बिल्डिंग। क्या लगा सकते हैं? बिल्डिंग। मान लो लगा सकते हैं क्या? कंप्यूटर। क्या लगा सकते हैं? बिल्डिंग, कंप्यूटर। और क्या लगा सकते हैं? फर्नीचर। क्या लगा सकते हैं? जी, फर्नीचर। मतलब यह व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करेगा। ये भी, ये भी, ये भी। अब सपोज मान लो मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 5 लाख रुपए व्यापार को स्टार्ट करने के लिए। तो मेरे पास कैश पड़ा हुआ कितने का? 3 लाख रुपए का। अब जरूरी कितने का है? 2 लाख। 3 है, जरूरी कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख में अगर इनके पास फर्नीचर कितने का है? 50,000 का, तो 50,000 वो लगा सकते हैं। कंप्यूटर उनके पास कितने का? 50 का, तो 50 वो लगा सकते हैं। और बिल्डिंग है कितने का? 1 लाख, तो वो लगा सकते हैं। तो 50 50 एक यह हो गया, एक यह हो गया, 2 यह हो गया। ठीक है, तो इस वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा। फर्नीचर इतने का, कैश इतने का, बिल्डिंग इतने का। ठीक है, और टोटल हमने कैश कितना लगाया? 3 लाख। टोटल मिला के हुआ कितना? 5 लाख। अब क्वेश्चन समझा क्यों रहे हो? क्योंकि देखो, इस पे क्वेश्चन आएंगे, और जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं कि एज ऑन 1 अप्रैल अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1,000। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। क्या बोला हूं? एज ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस। अशोक स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या है? अशोक के द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, विथ कैपिटल और ₹1,000, 1 लाख। ठीक है, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कितना लगाया जा रहा है? 1,000 या 1 लाख। ठीक है, तो जब भी व्यापार को स्टार्ट करने की बात की जाएगी, इतना माइंड में सेट कर लेंगे, एक अकाउंट बनेगा। कौन सा? कैपिटल। और कैपिटल के साथ एक और अकाउंट बनेगा। क्या बन सकता है? वो हमारा कैश आ सकता है, हमारा फर्नीचर आ सकता है, हमारा कंप्यूटर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, या और भी कुछ आ सकता है जो व्यापार को चलाने के लिए लगाया जाएगा। उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा जाएगा। ठीक है, कैश कितना, बिल्डिंग कितना, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन यह छोड़ दो, कैपिटल तो आएगा ही आएगा। कब? जब व्यापार को स्टार्ट करने की बात की जाएगी तब। ठीक है, या कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन आ सकते हैं कि अशोक स्टार्टेड बिजनेस, ये आ सकता है कि अशोक कमांड द बिजनेस ₹1,000। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसका मतलब ये व्यापार को स्टार्ट करने। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा कि जब भी क्वेश्चन में पूछ दिया गया, कह दिया गया व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है, तो पहले दिमाग में लगा लेना कि सर पढ़ाए थे व्यापार को स्टार्ट करने से पहले जरूरी क्या है? कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। यह किसके द्वारा लगाया जाता है? व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, हाँ, कैपिटल हम लोग कैश के अलावा बहुत कुछ लगा सकते हैं। कैश मेरे पास नहीं है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक से पैसा हम लोग क्या करते हैं? जो भी लगाना लगा के और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुछ भी खरीदेंगे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो बैंक का नाम भी आ सकता है। ठीक है, कैश भी आ सकता है, बहुत सारी संपत्तियों का नाम भी आ सकता है। तो कैसे कैसे आएंगे आगे की बात है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कैपिटल हम समझा रहे हैं। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कैपिटल किसे कहते हैं अकाउंटिंग में, बोलना कि व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन वस्तु व्यापार में लगाया जाता है वो हमारा कैपिटल कहलाता है। या व्यापार के स्वामी द्वारा जो व्यापार में, ठीक है, वस्तु इन्वेस्ट किया जाता है, कैश इन्वेस्ट किया जाता है, बैंक बैलेंस इन्वेस्ट किया जाता है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। हाँ, अब ये कैपिटल जो है ना, वह केवल प्रोप्राइटर का भी हो सकता है, मतलब जो मेन मालिक है, किसी पार्टनर का भी हो सकता है, और शेयर कैपिटल भी हो सकता है। तो आगे का कंसेप्ट वो आगे आगे हम पढ़ेंगे। बस अभी कैपिटल बता रहे थे, तो कैपिटल सबको क्लियर हुआ? बता ले जाओगे? चलिए, अब देखो, ये आपको मैं नोट्स दूंगा
तो इसमें लिखा रहेगा साफ साफ। ठीक है, तो देखो हम ये नोट्स पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया इसके बारे में, कैपिटल के बारे में। तो देखो बताया जा रहा है कैपिटल, नीचे मिलेगा कहीं, देखो यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है 10वें नंबर पे। बताया जा रहा है बिजनेस के मालिक मतलब प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। फिर से बता रहा है किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट और समझाया जा रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। क्या आपको समझ रहा है? मतलब जब कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ध्यान देना कैपिटल इंक्रीज कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। कैपिटल डिक्रीज कब होगा? जब व्यापार में लॉस होगा मतलब नुकसान होगा। अब कैसे, इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते भी हो। सपोज मान लो हम व्यापार को स्टार्ट किए थे 5 लाख रुपया लगा के। अब 5 लाख रुपया लगा के व्यापार को स्टार्ट किए थे तो उस साल का हम लिखेंगे कैपिटल कितना? 5 लाख। अब व्यापार को चलाते गए चलाते गए चलाते गए, और देखो जो भी बिजनेस होता है हमने पढ़ाया था आपको, जो फाइनेंशियल ईयर होता है क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके, याद है आपको, 31 मार्च। नहीं याद है तो बता, याद कर लेना। 23 में चालू होगा, 24 में खत्म होगा। पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे याद करो? जिस दिन पेंशन योजना पढ़ाए थे, क्वार्टर वाइज पढ़ा रहे थे, Q1 Q3, तो यहीं पे फाइनेंशियल बताया था, अप्रैल मई जून। हाँ वो भूल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है आज के बाद सुन लो, यह फाइनेंशियल अकाउंट का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब यही है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब यही है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 31 मार्च तक। तो सपोज मान लो व्यापार को स्टार्ट किए थे अप्रैल में, लगाया था 5, और इस व्यापार को साल भर चलाया और पता चला हमारा व्यापार 2 लाख का प्रॉफिट में आ गया। कितने का? 2 लाख का। तो उस साल हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा और उस साल हो जाएगा 7 लाख। कितना हो जाएगा? 7 लाख। क्लियर है? अब देखो अगर सपोज व्यापार को चलाया, उस साल व्यापार अच्छे से नहीं चला और उस व्यापार में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब कोई एक ही होगा, एक साल में फायदा और नुकसान दोनों नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब डेली का नहीं चेक करते, छोटे छोटे दुकानदार का मतलब नहीं, एक पैकेट टॉफी लाया 50 का लाया, 100 बेच 50 रुपए कमा लिया, ये नहीं। हमको एक साल का चेक करना होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, कितना लाया, कितना दिया, कितना लिया, कितना बकाया, सब हार्वेस्ट करने के बाद से 2 लाख मिला तो कैपिटल 7 हो जाएगा, और 1 लाख नुकसान हुआ तो कैपिटल हमारा 4 लाख रुपया हो जाएगा। समाया? अब कैसे होता है तो आगे का टॉपिक के बीच में बहुत सारे टॉपिक हैं, बस हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं कैपिटल का मतलब क्या होता है। अब बता दे दोगे ना? ठीक है, कैपिटल में कौन सा अमाउंट जुड़ता है? बोलो, कैपिटल में कौन सा अमाउंट जुड़ जाता है? प्रॉफिट वाला पैसा। और कौन सा पैसा माइनस हो जाता है? लॉस वाला पैसा। अभी बताएं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैपिटल के साथ कौन सा पैसा ऐड होता है और कौन सा पैसा लेस होता है? ठीक है, तो लेस होता है लॉस, हानि जो हुआ है, ठीक है ना, और प्रॉफिट जो हमारा मुनाफा लाभ हुआ, फायदा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट में पहला बता दिया क्या? कैपिटल। चलो सेकेंड नंबर समझते हैं। सेकेंड नंबर समझते हैं, सेकेंड नंबर में लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटीज।
क्लियर है? अब सवाल ये सर, ये लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटी क्या होता है? तो लाइबिलिटीज का एक सिंपल सा मतलब हम बता दे रहे, कर्ज, कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी, दायित्व, ये सब लाइबिलिटीज का एग्जांपल है। चलो अभी समझ में नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल देते तो बेटर तरीके से समझ आएगा। मतलब इतना कान में अपने सेट कर ले, और कान के साथ दिमाग। क्या लाइबिलिटी जब भी शब्द आ गया तो समझ जाना उसको बोलो तो कर्ज। कोई कह दिया आपका लाइबिलिटीज है तो समझ जाना वो आपका कर्ज है। अब कब कर्ज है? तो बिजनेस पर्पज से हम कब सोचेंगे? जिम्मेदारी लाइबिलिटी, दायित्व जिम्मेदारी, मतलब यह सब क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं बिजनेस पर्पज से। जो हमारा बिजनेस है, सपोज ये व्यापार चल रहा है, कैपिटल लगाया तो चलेगा ही चलेगा। ये जो व्यापार चल रहा है वो सपोज एसके ट्रेडर्स के नाम से चल रहा है। किसके नाम से? एसके ट्रेडर्स के नाम से। तो सपोज इस व्यापार को चलाने के लिए एसके ट्रेडर्स जो है ना, वो बैंक में दौड़े दौड़े गए। कहाँ गए? बैंक में। किस बैंक में? सपोज एसबीआई में। और एसबीआई बैंक से लोन ले लिया। क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो आप बताओ इस लोन को क्या कहते हैं? लोग हम कर्जा ले लिए। सुनो नाम भाषा में, मतलब इस व्यापार को चलाने कितने का लोन ले लिया? 2 लाख रुपए। मतलब ये जो 2 लाख रुपया है ना, ये बिजनेस अकाउंटिंग करते समय इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हमारे व्यापार का क्या है? लायबिलिटीज है, कर्ज है। मतलब सिंपल से में कहो तो वह पैसा जो मेरे बिजनेस को, मेरे व्यापार को किसी अदर पर्सन, किसी बिजनेस, किसी कंपनी को देना हो किसी भी कारणवश, तो वो पैसा हमारा क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। यह पहला हमने कंडीशन बता दिया, एसबीआई से लोन लिया। चलो दूसरा बताता हूं। सपोज मान लो हमको व्यापार को चलाना था और अच्छे से, तो कोई मेरा फ्रेंड था, उससे हमने 50,000 रुपया ले लिया। कितना ले लिया? 50,000। तो आप बताओ ये जो 50,000 हमने लिया, 50 के कर दे हो जाएगा ना? चलो 50,000 जो हमने लिया है, ये सपोज मान लो ये 50,000 इस बिजनेसमैन को, भले ही हमारा पार्टनर है, ठीक है, लेकिन उस पैसा छोड़ देगा क्या? कहेगा ना हमको देना, ठीक है, यार नहीं दोगे बेईमान बन जाओ। कभी कहेगा ना 50,000 का लिया था हमसे दिया नहीं, ठीक है, यारी दोस्ती तोड़ दिया, चिन्हा गया 50,000 पे। मतलब क्या है? ये भी आपका लायबिलिटीज है। हाँ ये कहते हैं एकदम चिन्हा गिला। चलिए यह लायबिलिटीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और कंसेप्ट समझाते हैं। अब मान लो ये एसके ट्रेडर्स परचेज किया, परचेज मतलब समझ रहे हो क्या? खरीदा। किस से? तो मान लो पिक्के है, पिक्के से कोई माल खरीद लिया। मान लो क्या खरीद लिया? कीबोर्ड खरीद लिया। क्या? कीबोर्ड। कितने रुपए का था? 1,000 रुपए का। और कह दिया कि 1 तारीख को हम खरीदे हैं, लेकिन आपको पैसा कब देंगे? 10 तारीख को। आज जब 10 तारीख डेट आया तो हम 10 तारीख को नहीं दे पाए, हम बोले ना 15 को देंगे, ठीक है। मतलब जब खरीद लिया उधार, आप पैसा नहीं चुका पाया, तो उसी समय हमारे व्यापार के ऊपर क्या चढ़ जाता है? लायबिलिटीज, कर्ज। मतलब अगर आज मान लो इस समय बज रहा है कितना? 3:40 हो रहा है, 3:40, और हम किसी से 500 रुपए का सामान खरीद लिए। कितने का? 500 का। और पैसा हमने नहीं दिया, तो 4 बजे ये क्या हो जाएगा? 4 बजे ये हमारा, कहोगे नहीं 2 दिन के बाद कर्जा होगा? नहीं, जैसे हम खरीद के बाहर निकले, पैसा नहीं दिए, ठीक है, तुरंत हम कहेंगे बाबू हमारा ये लायबिलिटीज है। क्या है? लायबिलिटीज है, कर्ज है। कब देना है? अब 1 घंटे के बाद देना है, 2 दिन के बाद देना है, या 1 महीने के बाद देना है, वो आपके ऊपर है। आप कहोगे 1 साल के बाद देना है, तो कहेगा उधार नहीं लेके जाओ घर। हाँ बोलो। हम किसी दुकान पे चले गए, अब कह दिए बाबू हमको 100 रुपए का सामान दो, हम अगले साल देंगे, 2024 नहीं 25 में। कहेगा बाबू हमारे तो सामान नहीं बिकेगा, सड़ जाएगा, ठीक है बोलो। हाँ हम कहेंगे कि 10 दिन में दे देंगे, कहेगा चलो कोई बात नहीं, मेरा पुराना कस्टमर दे दो।
कहेंगे 1 महीना लगेगा क्योंकि पैसा हमारा पेमेंट मिला नहीं है। कहेगा कोई बात नहीं दे देंगे। अब तुमको अगले 6 महीने के बाद देंगे 100 रुपया है, कहेगा नहीं रहने दो बाबू हमारा नहीं बिक्री होगा, इससे सामान पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात है आपको, ठीक है। हाँ, एक बिजनेस से बिजनेस के बीच 6 महीने पे बकाया लग जाता है। मान लो हम अप्रैल में खरीदे, हम कहेंगे मई में देंगे, चल जाएगा। जुलाई में देंगे, चल जाएगा, क्योंकि व्यापारी समझता है कि भगने वाला नहीं है, आपस में हमेशा लेन देन होता रहता है। एक आम यूजर जाए और कहे हम साल भर में देंगे तो दिक्कत हो जाए। तो लाइबिलिटी का समझ में आया क्या मतलब है? चलो अगर कोई पूछे चलो ये तो कह दिया कर्ज, लेकिन एक शब्द बताना तो कैसे बताओगे? बताना वह पैसा जो मेरे बिजनेस को, वह पैसा जो मेरे बिजनेस को किसी अदर पर्सन या बिजनेस को पे करना है किसी भी कारणवश। कारण क्या आ सकता है? उसे उधार पैसा ले ली, उधार सामान खरीद लिया, लोन ले लिया, बोलो सैलरी हमको पे करना था, सैलरी नहीं टाइम से पे कर पाए, रेंट हम टाइम से नहीं पे कर पाए, बोलो यही कंडीशन आएंगे। जैसे मान लो सर हमारे यहाँ हमारे बॉस है डायरेक्टर सर, हम 1 महीना काम करेंगे और हमको सैलरी नहीं दी तो क्या कहेंगे? सर अपने बुकों में क्या रिकॉर्ड करेंगे? कहेंगे इतना रुपए का कर्ज हो गया कि सैलरी दे नहीं पाए, महीने पूरा 20। हम क्या कहेंगे? मेरा पैसा उतना है, सर से लेना है। तुम्हारी बात है आपको ना, मतलब वो हर एक अमाउंट जो हमारे व्यापार को, चाहे रेंट के लिए पैसा देना हो, चाहे बिजली का बिल देना हो, या किसी को सैलरी देना हो, या किसी को मजदूरी देना हो, ठीक है, या बैंक से लोन लिया है, किसी कारण पे करना है, देना ही देना है, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपके व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? कर्ज कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन इस कर्ज में भी 2 टाइप के कर्ज कितने हैं? 2 टाइप। कौन कौन से हैं? तो चलिए इसको भी समझते हैं। एक है करंट लायबिलिटीज, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। अब समझने की कोशिश करना क्या है। अब जो ये करंट लायबिलिटीज है, मतलब करंट लायबिलिटी ऐसा कर्ज है, ठीक है, ऐसा दायित्व है, ऐसा जिम्मेदारी है जो शॉर्ट टर्म बेसिस होता है। क्या होता है जी? शॉर्ट टर्म बेसिस होता है। बेसिस। और यह क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेसिस। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। वह पैसा जो बहुत ही कम समय में पे कर देना, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। वह पैसा जिसके लिए एक टाइम दिया गया हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वह पैसा जो करेंट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दे, करेंट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दे, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 23 में चालू होगा, 24 में खत्म होगा। ये 2 साल मत जोड़ लेना, 23-24 एक ही साल है, ठीक है। मतलब 23 से 24 जो जाएगा ना, ये करेंट फाइनेंशियल ईयर है, और इसी में हमने कर्जा लिया और इसी में हमने दे दिया, शॉर्ट टर्म बेसिस है। उस पैसे को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अब इसको समझाऊंगा कैसे होगा। वह पैसा जो साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक फिक्स टाइम दिया गया उसका, वो पे कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस, जिसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। अब चलो एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे एसबीआई बैंक में चले गए और एसबीआई बैंक से क्या किया हमने? लोन ले लिया। क्या वो बैंक वाला कहता है 2 ही दिन में दे देना?
2 ही महीने में दे देना, 5 महीने में दे देना, नहीं, एक हम लोग फिक्स डील होता है उनके बीच, बाबू हम साल भर में नहीं दे पाएंगे, 2 साल में नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम लोग 5 साल के लिए कराओ या 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, कोई ना कुछ साल भर से ज्यादा रहता है, समझ रहा ना। तो ऐसे कर्ज को बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, और ऐसा बहुत आ सकता है, रटना नहीं है, बस देख लेना ड्यूरेशन क्या है, समझे ना। और करेंट लायबिलिटी मतलब जैसे अभी मैं एग्जांपल बताया हूं, अब बताओ पीके से 500 रुपए का माल खरीद लिया उधार, हम कहेंगे 2 साल के बाद देंगे, 3 साल के बाद देंगे, बहुत करेंगे 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसी फाइनेंशियल ईयर में पे कर देना होगा। तो जो उधार पैसा मतलब क्रेडिट जो सामान खरीदे हैं क्रेडिट पे, उसका जो पैसा पे करना वो हमारा क्या होगा, करेंट लायबिलिटी, समझ रहा ना। चलो अब बताओ सैलरी, मान लो मेरी कंपनी के द्वारा किसी को सैलरी दिया जाता है, चलो मान लो किसी कारण से पैसा नहीं आया था, फीस जमा नहीं हुआ था, तो अप्रैल का सर जी सैलरी नहीं दी, फीस अगले महीने में नहीं आया था, कोई कारण था, दिक्कत हो गई थी उनके घर, ठीक है, ज्यादा परेशानी था, पैसा लगा दिए, मईयों में नहीं दी, अब कहेंगे नहीं अप्रैल में नहीं देंगे, मई में नहीं देंगे, जून में देंगे, जुलाई में नहीं देंगे, पूरा साल भर नहीं देंगे, कहेंगे हम नौकरी नहीं करेंगे आपके पास, जाइए। क्यों, कितनी क्षमता नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है तो हम आपके यहाँ नौकरी करने आए हैं, पैसा रहता तो हम कहते नहीं साल के बाद सैलरी दीजिएगा, ठीक है, मतलब बहुत होगा तो 1 महीना लेट हो सकता है, 1 महीना 10 दिन हो सकता है, 2 महीने तो हो सकता है, 3-4 महीना नहीं, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जितना पड़ा वो बेच उच के हम नौकरी कर लेंगे, पता चला बाद में कहेंगे इतने कर्ज में है कि सैलरी नहीं दे पाएंगे, जाओ तो, ठीक है, तो लंबा समय तक नहीं चलेगा। चलो आप बताओ रेंट जो है, किराया, बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाएगी तो मकान मालिक से कह देंगे तो इस महीने में रुक जाइए, क्यों, घर पे शादी था या बीमारी में इतना पैसा लगा दिए, नहीं बचा है, अगले महीने में दे देंगे, वो कहेगा नहीं हम 5 साल नहीं देंगे, तो कहेगा रहो, कहेगा आज ही निकल जाओ, हटाओ, हम दूसरे किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, वो कहेगा नहीं तुम 1 लाख रुपए जमा करो, 2 लाख जमा करेगा, ठीक है, तुम 30,000 दे रहे हो, 40,000 किराया देगा, चलिए हटिए, झूठ बोल के भले ही 20,000 दे दे, अलग बात है, 20,000 मिलेगा, डेली मिलेगा तो अच्छा है, अब 5 साल के बाद मिलेगा तो पता लगा रात में सोया पूरा बिल्डिंग में खाली कर चला गया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वह पैसा जो कम समय में पे कर देना हो, कर्ज है उसे बोलते हैं करेंट लायबिलिटी, वह पैसा जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो, थोड़ा लंबा समय उसके लिए दिया गया है, लिया गया है, उसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, और ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, बैंक का लोन मैक्सिमम नॉन करेंट लायबिलिटी जाएगी, जो या डेली की एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ये सब जो होता है वो करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा गया है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया होगा, नोट्स किस तरह से पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए लेक्चर बहुत अच्छे से समझना सुनना, तब मजा आएगा पढ़ने में। कहा जा रहा वह पैसा, देखो यहाँ पढ़ो, वह पैसा इधर दिख रहा है, वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर लायबिलिटीज कहलाता है, जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, बैंक से लिया गया लोन अमाउंट आदि, खत्म, क्या है जी, शॉर्ट बता दिया, ठीक है, तो यह तरीके हैं, तो लायबिलिटीज का मतलब एक लाइन में बताना तो यही बताओगे, हमने डिटेल में समझाया कि जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी तरीके से समझ, ठीक है, वह उतना पूरा पोथी पत्र हम नहीं छापेंगे, वो समझाने के लिए, ठीक है, कितना आपको आता, कितना समझा सकते हो, कितना लड़के कैप्चर कर ले जाएंगे, ठीक है, रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कितना रटेंगे, रटते रह जाएंगे, पता चला कि क्वेश्चन आ गया ऐसा कि जो उस बुक में था ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ लायबिलिटीज और कैपिटल समझ में आया, कोई पूछे तो बता दोगे, इसमें किसी कोई दिक्कत तो बता दे, नहीं ना। चलिए अब आप लोग का होमवर्क है जी, कह नहीं थे टैली में मिलेगा, घर से करके भी आना है, तो कल आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, क्यों कल पढ़ के छुट्टी रहेगा, लो हम मंडे खुला रहेगा, चलिए आप लोग को घर से पढ़ के आना है, पहला लिख लीजिए एसेट्स, अब चाहे गूगल से यूट्यूब से कहीं से पढ़िएगा, हाँ एसेट्स, व्हाट इज एसेट्स, एसेट्स क्या है, ठीक है,
दूसरा टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। तीसरा व्हाट इज एक्सपेंस, चौथा टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। बस इतना तो 2 घंटा पढ़ाएंगे। टफ नहीं है, पढ़ के आना तो मजा आएगा। हाँ और समझ में आएगा। क्या कर रहे हो? अरे यार आप लोग पढ़